नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, कहता है इफ 0.5 टेस्ला, ये उसने हमें फील्ड बता दी है, बी इज इक्वल टू द 0.5 टेस्ला है। फिर वो कहता है अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ, एरिया बता दिया 0.2 मीटर पर मीटर स्क्वायर है, विच लाइज एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा बता दिया 60 डिग्री पर है। देन रिजल्टिंग फ्लक्स फाइंड करना है हमने, बहुत आसान फार्मूला फ्लक्स फाइंड करने का, आधे बच्चों के जहन में आ भी गया होगा। फ्लक्स इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, वैल्यूज पुट करते हैं। फ्लक्स इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ पर जो दी हुई है वो 0.5 है, जिससे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट पुट करते हैं 1/2, इजी करना, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बी की वैल्यू 2 है, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 जो है वो पता होना चाहिए आप लोगों को, वो 0.5 होता है। तो ये 1/2 से 2 कैंसिल होगा, तो 0.5 जो है वो वेबर इसका यूनिट आ जाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। टेस्ला इसका नहीं बनता है, इसका वेबर बनेगा, टेस्ला होता है बी का। ये फ्लक्स है, फ्लक्स का नहीं होता टेस्ला यूनिट, वो वेबर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब उसने बात बता दी मैग्नेटिक फोर्स की, यानी वो एफ बी की बात कर रहा है। साथ कह रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका मतलब उसमें से करंट गुजर रहा होगा, उसकी कोई लेंथ भी होगी। अब फार्मूला आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन में आना शुरू हो जाए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फार्मूला आ गया जी आपके ज़हन में, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा कब हमें फोर्स मैक्सिमम मिलेगी, वो जब होगी तब साइन जो है वो 90 डिग्री हो, क्योंकि ये 1 आंसर देता है। तो इसीलिए हमें मिलेगा परपेंडिकुलर हो। आप परपेंडिकुलर इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन प्रिंसिपल द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ कॉपर। 2 कॉपर कॉइल्स हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेटर हैं। ये वाउंड होती हैं ऑन द सेम कोर पे जो है वाउंड होती हैं, लेकिन बताना ये कि वो कोर किस चीज से बना हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये पता चाहिए भी हमें कोर का फायदा क्या है। कोर हमने वो यूज करना है जो इजी जो है वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और बहुत इजीली जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, हमने वो वाला कोर यूज करना है। ठीक है, इसके लिए मतलब ये है कि आयरन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट आयरन होता है और एक हार्ड आयरन होता है। जो हार्ड आयरन है वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता, सॉफ्ट आयरन जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। इसके अलावा हम कॉपर की बात करें, जो कॉपर है ना ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक। और जो गोल्ड है, गोल्ड जो है ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये तो हम यूज ही नहीं कर सकते, गोल्ड तो आ ही नहीं सकता। स्टील जो है वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी एक हार्ड मटेरियल है। कॉपर जो है ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होने के साथ साथ इसकी जो एबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी देता है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी से मुराद ये है यानी जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होता, और तो बहुत सारा करंट जो है इधर वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए हम यूज करेंगे आयरन को, और अगर सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन हो तो उसमें से हम यूज जो है वो चूज करेंगे सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट टाइम यूज है इन कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट द इंसिडेंट फोटोन व्हेन कंपेयर टू द स्कैटर्ड फोटोन। जो इंसिडेंट फोटोन है स्कैटर्ड फोटोन्स के लिहाज से इनकी जो बताओ हुई एनर्जी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, मोमेंटम, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि जो एनर्जी होती है इमिटिंग स्ट्राइकिंग फोटोन की या इंसिडेंट फोटोन की, ये इक्वल टू होता है थोड़ी सी एनर्जी ये लगाता है उसके स्कैटर पे, उसको वहां से निकालने के लिए, और कुछ एनर्जी जो है वो वहां से यूज होती है उसकी किनेटिक एनर्जी बनने के लिए, यानी कुछ उसको वहां से निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए यूज होती है, और कुछ एनर्जी उसको मूवमेंट करवाने में यूज हो जाती है। तो वो कह रहा है कि स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन को अगर कंपेयर करें, इस एनर्जी को हम बाहर निकाल दें। अगर फॉर एग्जांपल ये 5 जूल एनर्जी है तो 3 जूल से वो स्कैटर करवाता है, 2 जूल का यूज करके जो है वो उसकी किनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 5 है ये ग्रेटर देन है 3 से, इसका मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की ग्रेटर देन होगी एनर्जी ऑफ द स्कैटरिंग फोटोन से। अब इसका मतलब क्या है, इसके बहुत सारे मतलब बन सकते हैं। अगर हम डी ब्रोगली का जो है यूज करें, एनर्जी का फार्मूला पड़ा हुआ है E=hf, यहाँ से हम पहले कर लेते हैं, तो उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और अगर इसकी बात करें मोमेंटम के लिहाज से तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी तो उसके अंदर है, लेकिन अगली बात भी करते हैं। अगर हम एक और फार्मूला देखें तो एनर्जी का फार्मूला ये भी होता है E/hc/λ, कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है तो एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पे वेवलेंथ का कोई नहीं है। मोमेंटम के लिहाज से अगर देखें तो मोमेंटम का फार्मूला होता है h⁻p = यहाँ पर आ जाता है लैम्डा। तो अगर लैम्डा कम है
लैम्डा कम है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उसके साथ जो मोमेंटम का रिलेशन है वो भी ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा होने पर मोमेंटम भी ज़्यादा है। तो उसका अब अगर अकेले बात करें फ्रीक्वेंसी की तो पूरा मतलब वाज़ह नहीं हो रहा, तो ये नहीं लगा सकते। अगर हम सिर्फ एनर्जी की बात करें तो इससे भी पूरा मतलब नहीं वाज़ह हो रहा है, क्योंकि उससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, वो ये है कि एनर्जी जो है वो और मोमेंटम दोनों ग्रेटर देन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे, बजाय ये कि हम सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन दें उसको। तो इन सब में से पूरी इन्फॉर्मेशन अभी तक जो है वो इस मोमेंटम के पास है। अगर कोई और ऑप्शन होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक ऑप्शन ई है, वो कहता है कि उसकी एनर्जी की बात करता, उसके मोमेंटम की बात करता, साथ उसकी लैम्डा की बात करता, तीनों की बात करता कि एनर्जी और मोमेंटम जो है वो ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो हम फिर ऑप्शन ई को चूज करते, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन ए बी सी से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास अवेलेबल है, वो ऑप्शन ई के पास है। इक्वल एनर्जी नहीं हो सकती फिलहाल हमारे वाले केस में, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेव ऑफ रेडिएशन फॉर द पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज की सबसे लॉन्गेस्ट वेव कौन सी है? अब इसका एक ही तरीका हम जो यूज करते हैं वो ये होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हम यूज करते हैं। और अगर हम पास्चन सीरीज की डिटेल देखें तो जो हमारे पास सारी की सारी सीरीज हैं, पहले लेमन सीरीज है, फिर बाल्मर सीरीज है, उसके बाद फिर पास्चन सीरीज है, फिर हमारे पास ब्रैकेट सीरीज है, और फिर हमारे पास है पी फंड या फंड सीरीज। जो लेमन सीरीज है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल से वन शेल में गिरता है, क्योंकि उसने लॉन्गेस्ट वेव की बात की कि लैम्डा उसका बहुत बड़ा हो। अगर लैम्डा बहुत बड़ा हो, अगर हम इसकी एग्जांपल लें, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो है वो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एक और इसके गिर्द जो है वो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करें, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करें, तो ये इजेक्ट होकर यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है बहुत कम है। तो जब एनर्जी गैप बहुत कम होगा, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा भी है, एनर्जी कम तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अगर इसको मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई जो है वो यहाँ पर एक n ऑर्बिट है, इसको मैं यहाँ से इजेक्ट करवा के उस n ऑर्बिट के पास ले जाता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा है। और अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एच सी ओवर लैम्डा, तो उसका जो लैम्डा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, लैम्डा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट लैम्डा फाइंड करना है, तो हम क्या करवाएंगे, हम उसको नियर बाय शेल से या नेबरिंग शेल से जो है वो उसकी ट्रांजिशन करवाएंगे। तो लेमन सीरीज जो है ये बताती है कि जो शेल है, जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे शेल से पहले वाले शेल में जाता है। अगर हम बात करें बाल्मर की तो इसमें तीसरे वाले से दूसरे में जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पास्चन की तो इसमें जाएगा चौथे से तीसरे में। ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो इसमें पांचवें से चौथे में जाएगा, जो लॉन्गेस्ट वेव देगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेव की बात यहाँ पर जो हो रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें फंड सीरीज की तो ये छठे से पांचवें में जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास पास्चन के लिए है वो 4 to 3 आया है। 4 to 3 सेल जो है वो कहता है कि उसमें जो है वो उसको जाना चाहिए, जंप करना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह का हमें आंसर देगा कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, आपको पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, जो भी इसकी वैल्यू क्रॉस 10 की पावर -7, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। 1 ओवर n1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, माइनस n2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये 1 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 16, फिर एल्शियम लें तो ये बन जाएगा 16 में से 9 निकालें तो 7 ओवर 144 बन जाएगा। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं और साथ जो भी आर एच की वैल्यू वो पुट करेंगे, फिर ये 1 ओवर लैम्डा के इक्वल होगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसके अलावा आप इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि जो पास्चन सीरीज है, जो लेमन सीरीज है, ये हमें दिखाती है विजिबल पैटर्न। अब ये एनालिसिस यानी ये और तरह का एनालिसिस है, ठीक है, ये एनालिसिस कंसेप्ट बेस हो रहा है। दूसरी आ जाती है बाल्मर सीरीज, हम सारी सीरीज के नाम लिख लेते हैं। तीसरी आ जाती है पास्चन, चौथी आ जाती है ब्रैकेट, और पांचवी आ जाती है पी फंड सीरीज या फंड सीरीज इसको बोलते हैं। लेमन सीरीज जो है वो हमें आपको याद होना चाहिए, इंफ्रारेड रीजन बनाता है, ठीक है। और जो बाल्मर सीरीज है ये विजिबल रीजन बनाती है, विजिबल रीजन। जो पास्चन है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन देती है, फिर जो ब्रैकेट है ये भी अल्ट्रा वायलेट रीजन देती है, और जो फंड सीरीज है ये भी अल्ट्रा वायलेट रीजन देती है। अल्ट्रा वायलेट रीजन जो है, अगर हम बात करें विजिबल रीजन की, तो विजिबल रीजन से हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो विजिबल रीजन की जो रेंज है 650 से स्टार्ट होकर नैनोमीटर से स्टार्ट होकर आगे तक जाती है, ठीक है। तो ये हम हाई एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 650 नैनोमीटर।
650 नैनोमीटर को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.6 या 6.5 या 0.6 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि ये -6 की रेंज में को आंसर आना चाहिए, या आपने ये भी याद रखना है कि जो अल्ट्रावायलेट सीरीज है ना, ये माइक्रोमीटर इसकी रेंज होती है, माइक्रोमीटर, ठीक है। और जो विजिबल पैटर्न है इसकी नैनोमीटर रेंज होती है, ठीक है। और जो एक्सरेज है, एक्सरेज की जो रेंज है ये होती है 1 एंगस्ट्रॉम में। तो ये याद रखना है, विजिबल पैटर्न की जो है वो नैनोमीटर में होती है और जो अल्ट्रावायलेट है इसकी माइक्रोमीटर में होती है, म्यू में होती है। ये रेंज आपको याद करनी है। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, देखिए 187 187 187 1, तो इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, सब में 187 आ रहा है। आपने बस ये सर्च करना है कि इनमें से माइक्रो कौन सा बनता है। तो अगर हम देखें, ये जो है वो पहला हमारा डिजिट बनना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये मैक्रो को शो कर रही है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये माइक्रो नहीं है, ये वैसे नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखें हमें कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन जो है वो यूज नहीं करनी पड़ी, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन फॉर द वेरिएबल वेलोसिटी, चैप्टर नंबर 3 में से है कि हमने वेरिएबल वेलोसिटी की जो है वो बताना है कि वेरिएबल वेलोसिटी की जो ये हमने 2022 में मैंने आपको करवाया हुआ है। ये एमसीक्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एमसीक्यूज आया हुआ है, तो आप 2022 पास पेपर्स को देखें तो वहां पर आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रैक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। उसने रेजिस्टेंस पर केल्विन कहा है, यानी ये अल्फा की बात हो रही है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस पर केल्विन है तो ये फार्मूला बनेगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस ओरिजिनल डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस नॉट और टी। तो ये बात हो रही है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात हो रही है। रेजिस्टिविटी अगर यहाँ पे आ जाता तो फिर हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑप्शन नंबर सी चूज करते हैं। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द बैटरी टू द आउटपुट। बाय द बैटरी टू द आउटपुट हमने ये देखना है कि कौन सी जो पावर मैक्सिमम है उसका फार्मूला कौन सा बनता है। यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि फार्मूला में पढ़ा है ईएमएफ इज इक्वल टू होता है आई, या ओहम्स लॉ की बात करते हैं पहले। ओहम्स लॉ इक्वल टू होता है वी इज इक्वल टू आई आर। तो जो अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो हमें पता है बैटरी की अपनी भी रेजिस्टेंस होती है, तो ये बनेगा आर प्लस आर। क्योंकि हम यहाँ पे सीरीज सर्किट यूज करते हैं तो पावर का फार्मूला सीरीज के लिए आता है आई स्क्वायर और आर। इस वैल्यू को उठाते हैं, इसमें से हम करंट की वैल्यू निकालते हैं, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा ई ओवर आर प्लस आर। और पावर मैक्सिमम तब होती है जब सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो और जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो ये फार्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर बन जाएगा फिर 2r, चाहे कैपिटल से रिप्रेजेंट कर लें चाहे उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर लें। इस आई की वैल्यू को उठा के अगर मैं पुट करता हूं यहां पर तो ये बन जाएगी नई इक्वेशन p इज इक्वल टू आई की जगह पे आ जाएगा e ओवर 2r और इसका स्क्वायर और साथ इसके आ जाएगा कैपिटल R। सिंप्लीफाई करेंगे तो p इज इक्वल टू e का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर और साथ ये वाला r, एक r से फिर एक r कैंसिल हो जाता है तो पावर बन जाती है e स्क्वायर ओवर 4r। तो दिस इज आवर राइट आंसर, ई स्क्वायर ओवर 4r, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और ये बात भी आपने याद रखनी है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी डिलीवर होती है, तकरीबन 50% जो है वो सेंड हो रही होती है। देखो ना उसने बोला R इक्वल टू R, तो 50% जो है पावर यूज हो रही है सर्किट के अंदर, 50% यूज कर रहा है वो बैटरी खुद यूज कर रही है, तो 50% पावर जो है वो डिलीवर कर रहा है इस वक्त सर्किट को, तो इसको हम बोलते हैं कि जिसकी मैक्सिमम पावर है, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, velocity selector will select only those charge particle whose velocity is। velocity selector क्या होता है, अगर हम किसी चार्ज को एक ऐसी फील्ड में ले जाएं कि जिसमें दोनों फील्ड अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल हो और उस मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल, और दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फिर वहां में वेलोसिटी सिलेक्टर सेट करके हम पार्टिकल की जो है वो वेलोसिटी को सेट करके उसकी स्पीड को तेज या कम ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो ये दोनों जब इक्वली फोर्स अमल करती हैं और उस चार्ज पार्टिकल पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है QE और जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका फार्मूला होता है QVB। दोनों को अगर हम इक्वल कर लें FE इज इक्वल टू FB के, तो फार्मूला बन जाता है QE इज इक्वल टू द QVB। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू द VB।
तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू द ई बी, v इज इक्वल टू फाइंड करना है तो ये v इज इक्वल टू ई बाय बी बन जाएगा। तो ई बाय बी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ से एमसीक्यूज भी जनरेट हो सकता है, वो इजी सा बनता है कि जी आप बताएं कि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो रेशियो है बताएं वो किसके इक्वल है, उसका यूनिट क्या है। तो ये मीटर पर सेकंड यूनिट निकलेगा। आप देखो कोई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो सारे फार्मूले नहीं खंगालने पड़े, सिर्फ आपको पता है कि ये वेलोसिटी के इक्वल है। तो यहाँ से हमें लग जाएगा पता है इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज सम टाइम कॉल्ड एज। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कॉइल के अंदर उसको सम टाइम हम क्या कह सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा कंसेप्टली देखते हैं कि सपोज करें एक ये मैग्नेट नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी तरफ रखा हुआ है हमने साउथ पोल, ये है जी यहाँ पर साउथ पोल। इसके अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है, ये कॉइल है, ये कॉइल को मैं इस तरह से बना लेता हूँ ताकि समझने में जरा हमें आसानी हो। ये कॉइल पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब जब कॉइल के अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजरेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरी इस कॉइल में से, तो वो इस कॉइल के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे कॉइल जो है वो घूमने की कोशिश करेगी। इस कॉइल में भी क्योंकि कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, फार्मूला पड़ा हुआ है कि जब मैग्नेटिक फोर्स असर करती है तो आई एल बी, तो उसके अंदर से जो है वो करंट पास आउट होना शुरू हो जाता है या करंट गुजर सकता है इसके अंदर से, ठीक है। चार्ज जो है वो, यही हमने लॉस पढ़ा था ट्रांसफार्मर के अंदर, जिसके हम एडी करंट लॉसेस कहते थे कि जब जो आयरन कोर हमने यूज की है, कॉपर वायर के नीचे आयरन कोर यूज की, तो सारे कोर को भी जो है वो करंट वेस्ट करती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना शुरू कर देती है और जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहां से करंट गुजरता है आयरन कोर के अंदर से। यहाँ पर भी ऐसे हुए सारे कोर के अंदर जो है वो करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। तो जब करंट गुजरेगा, करंट पैदा होगा, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी। अब जो कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड और जो इस मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लैश आ जाएगा। वो क्लैश किस चीज का है, इन दोनों की डायरेक्शन का आ गया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और तरह की होगी, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन और तरह से है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों की जो डायरेक्शन है, जो कॉइल की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होना शुरू हो जाती है। ये मूव करवाता है सपोज करो कॉइल को क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो कॉइल के अंदर अपनी जो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से कॉइल जो चाहती है कि मैं मूव करूं थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर जो है वो क्लैश हो जाता है। तो यहाँ पर एक बैक ईएमएफ पैदा होती है, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, बैक ईएमएफ। सेल्फ इंडक्शन नहीं हो सकता, सेल्फ इंडक्शन और चीज है, बैक ईएमएफ जो है वो और चीज है। सेल्फ इंडक्शन क्या है कि वो रोकता है मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर आने ही ना दे, ये कॉइल घूमे ही ना, वो ये होता है। तो बैक ईएमएफ क्या है कि कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, इसके अंदर से जो कॉइल की तार है इसमें से करंट भी पास आउट हो रहा है, वो जो करंट पास हो रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड और जो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में क्लैश आता है। उस क्लैश की वजह से कॉइल की जो डायरेक्शन है वो और होती है, या वो उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू करने की कोशिश करती है, और ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये उसको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो यहाँ पर फिर एक बैक ईएमएफ का फिनोमिनन पैदा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द क्वांटिटी डेल्टा फाई डेल्टा टी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, इनमें से देखना है जी हमने किसका सेम यूनिट होगा। तो आपके जहन में वैसे फौरन ये फैराडे लॉ आ जाना चाहिए, फैराडे लॉ की इक्वेशन आ जानी चाहिए। वो क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइड बाय द डेल्टा टी। तो एन की को अगर हम इग्नोर करें तो ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है, जो यूनिट इसका होगा वही ईएमएफ का होगा। तो ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इसका आंसर बनेगा वोल्ट। नेक्स्ट है जी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन, ये भी 2026 में 2022 में रिपीट हो चुका है, मैंने वहां सॉल्व करवाया डिटेल के साथ, उसको देखिएगा। द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में जो ईएमएफ पैदा होती है, एक फार्मूला हमने पढ़ा है एन डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। एक ईएमएफ का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एन डब्ल्यू ए बी साइन थीटा। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो साइन थीटा जो है वो साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये मान जाता है ई इज इक्वल टू नवाब, और ये हो गया अब मैक्सिमम। तो ईएमएफ का जब मैक्सिमम के साथ रिलेशन है तो ये बन जाता है साइन थीटा। दिस इज आवर आंसर। बहरहाल ये हमारा आंसर बनेगा एन ओमेगा डेल्टा ए बी साइन थीटा। इसमें कोई साइन थीटा के साथ ऑप्शन ही नहीं है, ये इसमें ओमेगा को भूल गया लिखना या मिस्टेक है, तो यहाँ ओमेगा डाल दे तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है जी फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हम एक बनाते हैं वेव, ये इसका साइकिल बनाया हमने, तो ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां तक बनेगा। ये t है 0 है, ये t/2 हो गया,
और ये है पूरा कंप्लीट टी। द डायोड डी इज, तो इसमें इस वाले में जो डायोड क्या होगा, ये करंट को गुजरने देगा, ये करंट को गुजरने नहीं देगा। तो ये जब करंट गुजरने दे रहा है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी फॉरवर्ड बाइसिंग। द प्रोसेस ऑफ द इजेक्टिंग लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्टन, ये भी मैंने 2022 में करवा दिया है, तो मैंने 2022 पहले सॉल्व कर लिया था, अपलोड कर दिया था, इसलिए उसमें है, इसको देख लीजिए ना आप लोगों ने। द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, बाल्मर सीरीज इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या रीजन है जी, हमने रीजन बतानी है। इट इज द ओनली वन फॉर विच द क्वांटम थ्योरी कैन बी यूज, नहीं जी, आपने 4 सीरीज बनाई हुई है, लेमन है, बाल्मर है जिसकी भी हमने पीछे जिक्र किया, पास्टन है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद पी फंड सीरीज है, ये फंड सीरीज है। तो ये देखो कितनी सीरीज हमने 5 सीरीज बनाई है पूरी क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इज द ओनली सीरीज दैट ऑकर इन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सारी की सारी सीरीज पाई गई है, लाइमैन है, लेमैन है, बाल्मर है, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, सारी सीरीज की इंटरप्रिटेशन वहां से मिलती, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इज इन द विजिबल रीजन, जी ये एक रीजन हो सकती है, क्योंकि ये विजिबल रीजन में है, तो विजिबल रीजन का पैटर्न जो कि देखा जा सकता है, तो उससे हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो समझने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, तो वो हमें बड़ी हेल्प मिलती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डिस्कस करने में, तो ये ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला देखते हैं कि अगला आंसर भी है, तो कहता है इन्वॉल्व द लोएस्ट पॉसिबल क्वांटम नंबर, लोएस्ट पॉसिबल क्वांटम नंबर तो लेमैन का होता है जो कि 2 शेल से 1 में गिर रहा है, ये तो 3 से हाँ जी, ये तो 3 से 2 में गिरेगा बाल्मर सीरीज में, या 4 से 2 में गिरेगा, या 5 से 2 में गिरेगा जाके, ठीक है, तो लेमैन का सबसे लो है, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका फिर राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द एसआई यूनिट ऑफ द इक्विवेलेंट डोज, इक्विवेलेंट डोज का हमने बताना है कि एसआई यूनिट क्या है। इसका जो एसआई यूनिट है, अगर हम इक्विवेलेंट डोज की बात करें तो फार्मूला होता है इक्विवेलेंट डोज का, H इज इक्वल टू द डी मल्टीप्लाई बाय द RBE फैक्टर। तो जो ये साथ थ्योरी भी सभी को किस में से जो है वो एक एमसीक्यू आया हुआ है पास पेपर 2026 के अंदर, 2025 के अंदर सॉरी, इसलिए आपको ये थोड़ी सी थ्योरी पता होनी चाहिए आपको। जो डी है यहाँ पर ये है डोज, एब्जॉर्ब्ड डोज, एब्जॉर्ब डोज का मतलब जो बॉडी ने एब्जॉर्ब की है, और जो एच है यहाँ पे ये है वो इक्विवेलेंट डोज जिसका ये जिक्र कर रहा है, और जो RBE है ये है रेडिएशन या कुछ इस तरह से है, ये रेडिएशन बायोलॉजिकल, इस तरह से कुछ इसका एब्रीविएशन है, साथ आ जाएगा इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इसको देख लेना है। तो ये इसका फार्मूला है। जो अब्जॉर्ब्ड बॉडी है ना, जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है जिसको हम कहते हैं D इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब बाय पर यूनिट मास, ये होता है जूल पर किलोग्राम, जिसको हम ग्रे भी बोलते हैं, GREY ग्रे, GRAY ग्रे भी बोलते हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट डोज जो H है इसका फार्मूला होता है सिवर्ट, तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सिवर्ट। तो ये आपने इसको S और V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डिके रेट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, डिके रेट कहता है किस पर डिपेंड करता है, तो डिके रेट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डेल लैम्डा इज इक्वल ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इस तरह से कुछ फार्मूला आता है, शायद यहाँ पे n है। तो यहाँ पे जो जिस चीज को जिक्र करने की जरूरत है वो ये है कि यहाँ पर ई को देखें तो इसके पावर में कोई फैक्टर आ रहा है, वेरिएबल फैक्टर आ रहा है जो कि टाइम है। तो अगर ई की पावर में माइनस का साइन है इसका मतलब होता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और अगर ई की पावर में पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इंक्रीज किस तरह से हो रहा है, ये वेरिएबली इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और इंक्रीज। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा विद टाइम, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि इसके फार्मूला में जो है वो टाइम भी आ रहा है लैम्डा टी के साथ इस तरह से। तो ये ऑप्शन नंबर नेक्स्ट चलते हैं जी, द रिलेशन बिटवीन ग्रे एंड द रेडियन, ग्रे जो है वो तकरीबन 100 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपने ये बात याद रखनी, स्केल है सिंपल सा। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर मूविंग पार्टिकल शो स्ट्रेट लाइन, ये 2025 में मैं करवा चुका हूँ, या 2022 में मैं करवा चुका हूँ, दोनों ही अपलोडेड पेपर हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अ मैन इज इन अ कार दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, कार की जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार, कार के लिहाज से इसकी स्पीड क्या है। अब कार के लिहाज से इसकी स्पीड, ये फॉर एग्जांपल ये गाड़ी जा रही है रोड के ऊपर, तो गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, जो ड्राइवर बैठा हुआ है, कार 36 की स्पीड से जा रही है, तो ये इंसान की जो स्पीड है जो ड्राइवर उसकी भी 36 होगी। कार के लिहाज से इसकी जो स्पीड है वो कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये गाड़ी आगे को मूव कर रही है, तो इसके लिहाज से अब जो इसकी स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर ही है। तो ये अब आंसर इसका बनेगा 0, कार की जो अब स्पीड है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो इसके सॉल्यूशंस मिल जाएं या पूरे पास पेपर्स मिल जाएं 25 के, 24 के,
और इसके अलावा यानी 25 से लेकर के जो है वो 2021 तक आपको 5 ईयर्स के पास पेपर चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ये सिलेबस मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी मैं करवा रहा हूँ, एमडी कैट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। लेकिन जिस पोर्शन को मैं टच कर रहा हूँ वो है एमडी कैट फिजिक्स का। एमडी कैट फिजिक्स के अलावा मैं कुछ नहीं करवा रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप एमडी कैट की फिजिक्स इधर से करते हैं तो इंशाल्लाह कि आपको मैं एक दफ़ा आपका कैलिबर जरूर जनरेट करवा दूंगा। आप इतने काबिल हो जाएंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। दिन हमारे पास बहुत कम है, ये सेशन मैं शुरू करना चाहता हूँ 20 जुलाई से। अगर कोई बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरे नंबर पे 034907811108 पे बात कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे उसके साथ जो है फीस डिस्कस करके उसको कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा ये जो पीडीएफ्स हैं इनकी अगर आपको ये चाहिए तो ये पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी और इसकी जो प्राइस होगी मैं वो भी आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हम ये पिछले एमसीक्यू को देखें। ऑन विच कार देयर इज द रिजल्टेंट फोर्स, किस कार के ऊपर जब रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी। रिजल्टेंट फोर्स जब लगती है तो कार की स्पीड में चेंज आती है या उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आती है। तो अगर ये दोनों में कोई काम नहीं हो रहा तो फिर कार की स्पीड में जो है वो चेंज नहीं आ रहा या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही। तो पहला ही ऑप्शन है जी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ना स्पीड चेंज होगी ना डायरेक्शन चेंज होगी। कांस्टेंट स्पीड है लेकिन बेंड कर रही है किसी कॉर्नर के अराउंड या किसी के अराउंड, तो फिर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा, यही इसका आंसर है। आप फिर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी ऊपर की तरफ को जा रही है तो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और स्टेशनरी है रुकी है तो उसकी स्पीड ही जीरो होगी, तो फोर्स की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग। अगर हमने वर्क डन फाइंड करना तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आपने वो देखा था कि कुछ इस तरह से पैच बन रहा था, चैप्टर नंबर 3 में से है फर्स्ट ईयर का, तो उसमें आपने देखा था इस तरह से पैच चल रहा था और आपने इसको डिफरेंट चंक्स में जो है वो इस पूरे पाथ को डिवाइड किया था, यानी हमने इस पूरे चंक्स को डिवाइड किया था छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, द डिस्प्लेसमेंट इनटू द स्मॉल इंटरवल्स। नेक्स्ट है जी, टोटल बॉडीज टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इज द रेशियो 1:4 दो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, और कहता है कि उनका बताएं मोमेंटम उनका इक्वल है। अब आपको समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हमने बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 p² m। मोमेंटम जो कि यहाँ पर फिक्स कर दिया है तो इसका मतलब इसको बाहर निकाल देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का जो मास के साथ रिलेशन है ना वो इनवर्स है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1 मास 1 के साथ इनवर्स है, और काइनेटिक एनर्जी अगर 2 है तो इसका मास के साथ 2 के साथ इनवर्स रिलेशन है। दोनों की अगर हम रेशियो लेंगे, ये रेशियो लिखी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 2, इनकी जो रेशियो आ रही है आप उसमें काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 की, ये हम देख रहे हैं कि ये 1:4:1 है। क्योंकि मैसेज के साथ इनका इनवर्स रिलेशन है तो हम यहाँ पर इसकी जो रेशियो है उसको भी इनवर्स कर लेंगे, तो ये बन जाएगी 1:4, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी जो कि 1:4 है। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, बस थोड़े से एमसीक्यू रह गए हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन, ये भी मैं 2022 में डिस्कस कर चुका हूँ, एमसीक्यू को पास पेपर में रिपीट हो चुका है तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फिशरमैन लिफ्ट अ फिश ऑफ मास 250 ग्राम। उसने मास बता दिया फिशरमैन ने, फिश का जो कि 250 किलोग्राम है, ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 किलोग्राम निकल आएगी, ठीक है। कहता है फ्रॉम रेस्ट, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कहता है 0 है। वर्टिकल हाइट, उसकी जो हाइट बताई उसने 1.8 मीटर है। द फिश गेन्स वेलोसिटी ऑफ, उसने फिर उसका वीएफ बता दिया, वो बताया 1.1 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड, हमने उसकी गेन्ड एनर्जी फाइंड करनी कि वो कितनी एनर्जी गेन कर रहा है। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि टोटल एनर्जी इसमें आएगी, क्योंकि इसमें वो बॉडी मूव कर रही, किनेटिक एनर्जी भी है और हाइट भी कवर कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएं तो 1/2, मास की वैल्यू कितनी है 0.25, या अलग अलग कैलकुलेट कर लें, 0.25 को 25/100 भी लिख सकते हैं, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर है तो 1.1 का स्क्वायर किस्म का 1 ही रखें, प्लस क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो हमने फिर कोई राउंड ऑफ करके आंसर लिखना होता है। मास की बात करें फिर 25/100 है, और अगर हम जी की बात करें जो कि 10 है, और अगर हाइट की बात करें जो कि 1.8 है, तो सॉल्व करें इसको। वैसे हमें ऐसा करना चाहिए कि 25/100 जो है ये दोनों कॉमन है, इनको बाहर निकाल लेना चाहिए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 1 दा और 4 दा, तो ये बन जाएगा 1 1 दा 1, 4 2 दा 8, प्लस ये भी 1 1 दा और 4, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, तो ये बन जाएगा
5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.8। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, और 0.9 का मतलब है जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.59 को मल्टीप्लाई 4.5 आ जाएगा, 4.5। ठीक है, और प्लस करें जो कि बनता है 1/8। 1/8 को 1.1 मान लो, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आंसर, सॉरी 1.1 नहीं बनता है, 0.1 बनेगा, 0.1। इनको ऐड करेंगे ये 4.6 या 4.5 के करीब हमारा आंसर है। तो 4.4 तो नहीं आ रहा, 4.6 फिर हमारा आंसर, क्योंकि देखें ना वैल्यू ने बढ़ना ही है, 4.5 से कम तो नहीं ना, तो ये 4.6 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि 1/2 mv² पहले निकाल लें, फिर दोनों को ऐड कर लें, ऐसे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट MCQ है 1 रेडियन इज एनालॉगस टू 1 रेडियन कितना इक्वल है। ये बच्चे समझते हैं भी ये पहला ऑप्शन है, दिस इज आवर राइट आंसर, हालांकि ये गलत है। 57.3 जो है ना ये डिग्री में उसका आंसर है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट के अंदर, प्लस ये डिग्री आएगा 0.3 को मल्टीप्लाई करवाएं 60 के साथ, अब ये मिनट बन गया, तो ये बन जाएगा 18 मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी, 57 डिग्री और 18 मिनट। नेक्स्ट MCQ इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है, ये 2022 में मैंने डिस्कस किया, नहीं वहां पे रिपीट नहीं हुआ। ये कहता है अगर स्लोप कांस्टेंट है, ग्राफ उसने बता दिया कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना है, तो ये हम ग्राफ बनाएंगे, ये टाइम है और ये है डिस्टेंस। स्लोप कांस्टेंट है, अगर हम मैं स्लोप इस तरह से बनाऊं जो हमारा ग्राफ है वो सीधा लाइन से आ जाए, ये वाली आ जाए, तो ये स्लोप कांस्टेंट नहीं, स्लोप जीरो है। ठीक है, स्लोप इसकी जीरो है, स्लोप बिल्कुल भी नहीं है। स्लोप कांस्टेंट है तो या तो ये आ सकता है ये स्लोप कांस्टेंट है, या ये आ जाए ये स्लोप कांस्टेंट है। ये दोनों स्लोप कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर स्लोप कांस्टेंट होगी तो अगर मैं इस तरह से स्लोप ड्रॉ करता हूं तो आप देख रहे हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना टाइम, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना टाइम, तो ये जो इससे बनने वाली चीज है जो कि वेलोसिटी बनेगी, तो वेलोसिटी भी फिर हमें कांस्टेंट या एक जैसा ही आंसर देगी, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा कांस्टेंट, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। वेरिएबल नहीं हो सकती, लीनियर लाइन कभी भी वेरिएबल लाइन नहीं होती। नेक्स्ट है जी, 8 किलोग्राम बॉक्स स्लाइड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर, उसने उसका मास बता दिया जो कि 8 किलोग्राम है। फिर कहता है उसको हम फ्लोर पे वेलोसिटी देते हैं 3 मीटर पर सेकंड की, एट कोलाइड रिलेटिवली मैसलेस स्प्रिंग जो कि कंप्रेस होता है, एक्स उसने बता दिया जो कि 12 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.12 मीटर आ जाएगा। बिफोर द बॉक्स कम्स टू रेस्ट कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स, हमें रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी है, कितनी फोर्स से उसको हम रोक पाएंगे, एफ फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, ये फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो वर्क डन डिवाइड बाय एस आ जाएगा जो कि डिस्टेंस है, वो फोर्स के इक्वल होगा। फोर्स फाइंड करनी है, रिटार्डिंग फोर्स। अब वर्क डन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, वर्क डन के लिए आपको फार्मूला यहाँ पे चल गया होगा, क्योंकि वर्क डन कोई भी एनर्जी है तो इसके लिए हम लगा सकते हैं 1/2 mv²। मैस उसने हमें दिया हुआ है 8 किलोग्राम और वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है 3²। तो 3 का स्क्वायर 9 को 8 से अगर हम कहते हैं 72 आ जाएगा, और 72 का अगर हम लेते 36 ऑफ जूल आ जाएगा। अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय जो कि एस डिस्टेंस जहां तक हम उसको लेके वो 0.12 है, तो 12 3 का जो है वो 36 होता है। ये जो पॉइंट लगा है ये 2 डिजिट के बाद है, तो ये 100 बनेगा, 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 300, तो 300 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट MCQ की बात करें, द सर्कुलर लाइन हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस। सर्कुलर लाइन जो है यानी अगर ये एक सर्कल बनाया हमने तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, तो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इसका डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। नेक्स्ट है जी, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये चैप्टर नंबर 4 में से दिया हुआ है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होंगे, सर्कुलर मोशन में है, ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, तो जो बॉडी की वेलोसिटी है ना वो उसके टेंजेंट के अलोंग होगी, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो होगा अलोंग द, किधर को होगा, अलोंग द सेंटर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है परपेंडिकुलर है। ये 2022 में भी रिपीट हो चुका है ये MCQ। नेक्स्ट है जी, 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री किसके इक्वल है, तो 1 डिग्री π/180 के इक्वल है, जो बच्चों वाला क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग नियर द सी शोर, और उसने ऑब्जर्व किया 54 वेव्स पर मिनट। ये फ्रीक्वेंसी आ गई है क्योंकि उसने नंबर ऑफ वेव पर टाइम दिया है, तो वेव जो है 54 है और जो टाइम ऑफ 60 सेकंड है, क्योंकि 1 मिनट हम यहाँ पे नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड जो है वो 1 सेकंड हम लेंगे। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो 0.9 के करीब आंसर आना चाहिए। ठीक है, 6 जो है वो 10 दा 60 और 6 9 दा,
तो 9/10 करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। ये बस जो है वो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल 0.9 इसका फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। ये उसकी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वाटर इज 10 मीटर, वाटर की जो वेवलेंथ है ना लैम्डा वो 10 मीटर है। द वेलोसिटी बता दो कितनी है। तो ये तो बहुत आसान है, फार्मूला होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.9 जो कि बनेगा 9 मीटर पर सेकंड। तो 9 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रही, जो कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, ये आज का लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है। कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम, अगर लेंथ को 4 टाइम कर दें, लेंथ जो है वो 4l हो गई है, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू होता है 2πl/g का अंडर रूट। लेंथ के साथ रिलेशन देखें तो वो डायरेक्टली है और साथ अंडर रूट के साथ। वैल्यूज पुट करें तो ये आएगा t डायरेक्टली है 4l का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2l अंडर रूट के साथ, ये 2 बाहर आ गया। अब हम यहाँ पे समझेंगे 2 टाइम इसका आंसर, जो कि गलत है। 2 टाइम नहीं है, क्योंकि उसने बोला हुआ कि सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम वो होता है इसका ऑलरेडी टाइम जो है वो 2 सेकंड होता है। तो 2 सेकंड ये और लेंथ बढ़ाने से 2 सेकंड ये निकला है बाहर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा उसका 4 सेकंड। तो 4 सेकंड उसका जो है वो टाइम पीरियड होगा। वो एक चक्कर अपना अब 4 सेकंड में 4 टाइम्स जो है वो कर चुका होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका आएगा ए। ये हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारे सारे MCQs हो गए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नोट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए, फिजिक्स के नोट्स चाहिए या पास पेपर सॉल्व चाहिए, कहाँ से कहाँ तक के 2025 से लेकर के 2021 तक, तो आपको इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको पास पेपर पूरे के पूरे चाहिए 2025 से लेकर के 2021 तक के सारे पास पेपर चाहिए आपको, तो आपको विदाउट सोल्यूशन पास पेपर भी मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर हम आपको नया पास पेपर सॉल्व करेंगे विद द सेम डीप कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।